हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई स्टडी। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में? क्योंकि हम किसी न किसी रूप से एजुकेशन से ज़रूर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम सभी को नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के बेसिस पे दोनों हिसाब से आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि हमारा इस जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका बेसिक क्या है, ठीक है। आज जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके पहले जो नई शिक्षा प्रणाली आई थी वो आई थी 1986 में। जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तब ये शिक्षा प्रणाली आई थी 1986 में। उसके बाद नई शिक्षा प्रणाली जो 2020 में आई है, चेंजेस जो हुए हैं 34 साल बाद, लगभग 34 साल बाद चेंजेस हुए हैं 2020 में। मतलब काफ़ी लंबा गैप हो गया। होना क्या चाहिए था कि हर 5 साल में 10 साल में एजुकेशन की जो पॉलिसीज है उनको चेंज होना चाहिए था, क्योंकि इनोवेशन डेली डेली बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई आप बाजार से नया मोबाइल लेकर के आते हैं, वो 2 साल में 3 साल में खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुराना हो जाता है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, नया इनोवेशन आ जाता है, नई चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे ही क्या था, एजुकेशन पॉलिसीज़ को भी चेंज होना था, बट ऐसा हुआ नहीं। 34 सालों बाद 2020 में क्या हुआ, एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो चेंज हुई। कोई दिक्कत नहीं, चेंज तो हुई एटलीस्ट, भले ही इतना समय लगा लेकिन एटलीस्ट चेंज तो हुई, ठीक है। 1986 के बाद 1992 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब भी इस एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ था, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था, लेकिन मेजर मॉडिफिकेशन नहीं था। वो क्या था, माइनर मॉडिफिकेशन था, ठीक है। लेकिन मेजर मॉडिफिकेशन कब हुआ था, 1986 में। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उसके पहले उन्होंने चुनाव के पहले उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो था, मतलब घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने नई शिक्षा नीति, मतलब नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नई शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे। सरकार बनी 2014 में और उन्होंने अपनी बात पर अमल किया और उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम क्या था, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है। उन्होंने नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए कमेटी बनाई और कमेटी से अपनी रिपोर्ट मांगी। कमेटी ने भी रिपोर्ट सबमिट करी कब, 27 मई 2016 को। उसके बाद सरकार ने एक और कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी, ठीक है। इनसे भी उन्होंने सरकार ने क्या किया, रिपोर्ट मांगी। दो कमेटी क्यों बनाई थी? दो कमेटी, एक इसलिए कि एक कमेटी आपको हायर एजुकेशन के लिए, मतलब उच्च शिक्षा के लिए, और एक कमेटी जो है वो बेसिक एजुकेशन, मतलब स्कूली शिक्षा के लिए, ठीक है। दोनों कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। के कस्तूरी रंगन जो है वो हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जो हमारे राज्यसभा सांसद भी थे। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 31 मई 2019 को क्या करी, सबमिट करी। 31 मई जब 2019 को रिपोर्ट सबमिट करी गई, उसके बाद सरकार ने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 क्या करिए, लागू किया। इसमें सरकार ने क्या किया है, इसमें सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे। जब लोगों से सुझाव मांगे तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने सरकार को क्या किया, सुझाव दिया। 2 लाख से ज़्यादा सरकार को सुझाव मिले। उसके अलावा सरकार ने अलग अलग शिक्षा के मंत्रियों, अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षाविदों, सबसे चर्चा करी और चर्चा करने के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्या कर दिया, 29 जुलाई 2020 को इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मुहर लगा दी, ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी की जो मेन बातें हैं उनको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात कि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो मानव संसाधन मंत्रालय था, मतलब एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, मतलब 1986 में जब हमारा एजुकेशन पॉलिसी का रिफॉर्म हुआ था तब भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1986 में इसका नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। वापस से अब 2020 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो ये एक मेजर चेंजेस है। इसके अलावा दूसरा जो चेंज है वो ये क्या है कि सरकार क्या कह रही है कि 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात, मतलब ग्रॉस एजुकेशनल रेशियो हमें क्या करना है, 50% तक इंक्रीज कर देना है। ये सरकार का क्या है, लक्ष्य है। ग्रॉस एजुकेशनल रेशियो क्या होता है? ग्रॉस एजुकेशनल रेशियो का मतलब क्या है कि ये एक मेजर है। किस चीज़ का मेजर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने इनरोल हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके स्कूली शिक्षा में कितने इनरोल हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके उस साल के पढ़ाई करने वाले। मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 10 से 15 साल के बच्चे हैं पढ़ाई के लिए, मतलब मान लीजिए कक्षा 6 से 8 में पढ़ाई करने वाले 10 से 15 साल के 100 बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से स्कूल में इनरोल हैं कितने, 25, ठीक है। तो टोटल रेशियो कितना हो गया, टोटल रेशियो जो हमारा है 25/100 × 100, मतलब टोटल 25% रेशियो ही तो आया। जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं उनका ग्रॉस एजुकेशनल रेशियो कितना है, 25%। तो इस एजुकेशनल रेशियो ऐसे ही सरकार क्या करती है, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग क्लास के, अलग 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 जो है लेवल के बच्चों का क्या करती है, रेशियो निकालते हैं। जैसे एलिमेंट्री लेवल का अलग, मिडिल स्कूल का अलग और हाई स्कूल का अलग बच्चों का रेशियो निकालती है। टोटल जो रेशियो है भारत का इस समय कितना है, 25.8%। और भारतीय सरकार क्या कह रही है कि इस रेशियो को हम 2035 तक बढ़ा करके कितना कर देंगे, 50% कर देंगे, ठीक है। तो ग्रॉस एजुकेशनल रेशियो आपको समझ में आया होगा। ग्रॉस एजुकेशनल रेशियो को हमें कितना बढ़ा देना है, 50% तक बढ़ा देना है, सरकार ये कह रही है। इसके बाद
सरकार ने अपने एजुकेशन पॉलिसी में 27 बिंदुओं पर बात करी है, जिसमें से 10 जो है आपके हायर एजुकेशन के लिए हैं और 10 जो है आपके स्कूल एजुकेशन के लिए और 7 जो है वो कॉमन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए हमारी क्या बात हुई है। हायर एजुकेशन में जो सबसे बड़ा पॉइंट आया है वो क्या है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो सिस्टम है वो लागू होगा। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या है कि अब जो है कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा किसी भी वर्ष ग्रेजुएशन के किसी भी वर्ष में कोर्स में एंटर कर सकता है और किसी भी वर्ष वो बाहर जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए बीटेक का आपका कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स है, आपका 4 साल का कोर्स है। क्लियर है। अब 4 सालों में बच्चे ने 2 साल की पढ़ाई करी या 1 साल की पढ़ाई करी, उसके बाद उसका क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई या किसी घर में कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी हो गया, तो उसको क्या करना पड़ा, पढ़ाई छोड़ना पड़ गया 1 साल बाद या 2 साल बाद। अभी तक क्या होता था कि अगर आप 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दिए और 2 साल बाद जब पढ़ाई छोड़ते थे तो आपने डिग्री तो कंप्लीट नहीं की, तो लोग क्या कहते थे, आपको कॉलेज ड्रॉप आउट बोल देते थे। और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो ये कहते थे कि आपने डिग्री ही कंप्लीट नहीं करी और आपको ये नहीं माना जाता था कि आपने कुछ कॉलेज में सीखा। लेकिन अभी जो सिस्टम आया है उसमें क्या है कि अगर आपने 2 साल की डिग्री कंप्लीट करी तो आपको क्या दिया जाएगा, एक क्रेडिट दिया जाएगा, क्रेडिट सिस्टम दिया जाएगा। और इस क्रेडिट के हिसाब से आपका ये क्रेडिट जो है आपके खाते में जमा हो जाएँगे। मतलब आपका जो डिजी लॉकर होगा उसमें ये क्रेडिट क्या होते जाएँगे, जमा होते जाएँगे। अगर आपने कॉलेज 1 साल में छोड़ दिया, मतलब अगर आपने पहले साल में कॉलेज छोड़ दिया जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप दूसरे साल बाद कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल बाद या 4 साल बाद अगर कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी, जैसी भी आपकी डिग्री है। 3 साल की जो डिग्री प्रोवाइड की जाएगी वो मेनली फ़ोकस्ड होगी किस पे, आपकी नौकरी के लिए। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो वो आपकी जो डिग्री होगी वो 3 साल की होगी, लेकिन अगर आप रिसर्च फील्ड पर जाना चाहते हैं तो आपकी अब जो डिग्री होगी वो 4 साल की होगी। क्लियर है। और अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है। मल्टीपल एंट्री ये एग्जिट तो ये हो गया। अब एंट्री का मतलब क्या है, मान लीजिए 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप चले जाते हैं और आप क्या है 2 साल के बाद आते हैं, आपको कॉलेज दोबारा क्या करना है, आपको दोबारा कॉलेज ज्वाइन करना है। सरकार ने अभी टाइम नहीं दिया है कि आप कितने टाइम तक बाहर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट के जो नियम है उसके अंदर ही अगर आप वापस से अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप वापस आ सकते हैं। आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करिए, उसमें कोई दुविधा नहीं है। आपको जो क्रेडिट दी गई है वो क्रेडिट आपकी ऐड हो जाएंगी आगे। जैसे आपने 2 साल बाद कॉलेज छोड़ा था और वापस से 2 साल बाद आए हैं तो आप क्या करेंगे, 4 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी जो क्रेडिट मिली हुई है वो आपको ऐड हो जाएंगी आपकी क्रेडिट में। ठीक है। जब आपकी फाइनल डिग्री मिलेगी तो वो सारी की सारी क्रेडिट के हिसाब से ही आपको क्या मिलेगा, आपको उस क्रेडिट के हिसाब से आपकी मार्कशीट बनेगी। क्लियर है। तो ये आपका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। इसमें के बाद क्या है कि जो 4 साल की हमारा डिग्री प्रोग्राम है उसके बाद हम अभी तक हमारा क्या होता था, हम एमए करते थे, उसके बाद एमफिल करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, पीएचडी करते थे। अब सरकार ने क्या किया है कि जो एमफिल का जो क्राइटेरिया है इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा। 4 साल की डिग्री कंप्लीट करिए, उसके बाद एमए करिए, उसके बाद आप सीधा क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको इतनी बातें समझ में, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, 4 साल की डिग्री के बजाय क्या हो गया, एमफिल का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया गया। मल्टीपल क्रेडिट सिस्टम भी आपने समझ लिया कि क्रेडिट सिस्टम क्या था, क्रेडिट आपकी ऐड होती जाएंगी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। जैसे अभी क्या था, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होती थी, यूजीसी अलग है, एआईसीटी अलग है। लेकिन अब क्या है कि अब एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जो सारी के सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्या करेगी, सारी सारी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। जितने भी अभी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे वो सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम जो हैं अब वो हट जाएंगे। अब एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्लियर है। गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार में। ठीक है। राज्य सरकार में भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, राज्य सरकार भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का क्या हो सकते हैं, हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ई कोर्सेज हैं, अभी तक ई कोर्सेज क्या होता था, जो कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं ऑनलाइन वो या तो हिंदी सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पे होते थे या तो इंग्लिश लैंग्वेज पे होते थे। अब सरकार ने क्या बोला है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं मतलब रीजनल लैंग्वेज हैं उन पे भी आपका ई कोर्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। क्षेत्रीय भाषा मेनली जो 8 लैंग्वेज है, जो हमारे मेनली फोकस्ड है, जो 8 लैंग्वेज कौन कौन सी, असमिया है, उड़िया है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, इन सब भाषाओं पर भी क्या दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा और उनमें भी ई कोर्स आपके क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। वर्चुअल लैब्स को विकसित किया जाएगा। वर्चुअल लैब्स का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारी लैब की व्यवस्था नहीं है। आईआईटी है, एनआईटीज़ है, इन कॉलेजों में हमारे अच्छे जो कॉलेज हैं इन पे हमारी लैब की व्यवस्था है। तो अब वर्चुअल लैब में क्या हुआगा कि आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में जो बड़े बड़े हमारे कॉलेज हैं वहाँ पे जो लैब्स हैं, वहाँ पे जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इनको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। जिससे इन लैब में क्या हो रहा है, इसको जो छोटे कॉलेजों में जो बच्चा है वो भी क्या करे, सीख सकता है। तो ये हुआ आपका वर्चुअल लैब। तो वर्चुअल लैब को विकसित किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम भी खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा, एनईटीएफ की भी शुरुआत की जाएगी। टोटल क्या है, देश भर में सरकार ने बताया कि टोटल देश भर में 45,000 एफिलेटेड कॉलेज हैं। ठीक है। और कोई ना कोई सारे के सारे कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, मद्रास यूनिवर्सिटी हो गई, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें अलग अलग कॉलेज हैं, यूपीटी यूनिवर्सिटी हो गई, एकेटी यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी की सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अलग अलग कॉलेज हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो 500 600 700 कॉलेज हैं और सारे के सारे कॉलेज को मैनेज कौन करता है, जो मेन यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है। मेन यूनिवर्सिटी का कैंपस का काम क्या होता है, ये एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, ये ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट भी जो है यही पब्लिश करता है। तो मेन जो कैंपस होता है उसके पास बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब जो नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें सरकार ने क्या बोला है कि जो कॉलेजेस हैं वो उनको भी अब क्या दी जाएगी, स्वायत्ता दी जाएगी शैक्षणिक
एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा और फाइनेंशियल चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करी जाएंगी, मतलब फाइनेंस भी किया जाएगा। किस बेसिस पे कि अब उनको भी ये सब काम बांट दिया जाए, मतलब एग्जाम कराना, रिजल्ट पब्लिश करना, ये सारे काम उनको भी बांट दिए जाएँ। लेकिन ऐसे नहीं बाँटे जाएँगे। उन स्कूलों, उन कॉलेजों में क्या किया जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। जैसे ए प्लस प्लस ग्रेडिंग सिस्टम है, ए प्लस ग्रेडिंग सिस्टम है और बी ग्रेडिंग सिस्टम, इन ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। ए प्लस प्लस वाले क्या हैं, इनको एग्जाम भी करा सकते हैं, रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं, इनको फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, इनको एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया जाएगा। बी वाले जो हैं, जिनको बी ग्रेड मिला जाएगा, उनसे ये कहा जाएगा कि आप थोड़ा और सुधार करिए और ए ग्रेड पर पहुंचिए। ठीक है, तो ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग कॉलेजेस को, और अलग अलग कॉलेजेस को भी क्या किया जाएगा, स्वायत्ता दी जाएगी। नए सुधारों में क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देने वाला है, मतलब ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको बहुत प्रमोट किया जाएगा और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा नई शिक्षा प्रणाली में। नई एजुकेशन पॉलिसी में सभी के लिए नियम समान होंगे। सभी के लिए नियम समान होने का मतलब क्या है, अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है, यूपी यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी, सबके नियम अलग हैं। सभी लोग अपना अलग सिलेबस है, सबके नियम अलग हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सभी के लिए एक ही मापदंड होंगे, एक ही नियम होंगे। ये अब नई एजुकेशन पॉलिसी में होगा। अभी तक क्या होता था, नेशनल रिसर्च, अभी तक क्या होता था कि अभी तक जो है सिर्फ साइंस के जो प्रोजेक्ट हैं उनको क्या होता था, रिसर्च के फील्ड में इनको बढ़ावा मिलता था, इनको फंडिंग मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार एनआरएफ मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को तैयार करने जा रही है। किसके हिसाब से, जैसे कि अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन बना हुआ है वैसा। इसमें क्या होगा, सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट शामिल हो पाएंगे, आर्ट के, ह्यूमैनिटेरियन के सब्जेक्ट भी रिसर्च बेसिस पे जा पाएंगे। साइंस के अलावा इन प्रोजेक्ट्स को भी क्या करेगा, फंडिंग मिलेगी अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पहलू पे। दूसरे पहलू हमारा क्या है, दूसरा पहलू हमारा स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा में अब जो पढ़ाई होगी, वो 5वीं तक जो पढ़ाई होगी, या तो वो मातृभाषा में करवा लो या तो रीजनल लैंग्वेज में करवा लो। अब इस पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा। अभी तक क्या होता था कि इंग्लिश इंपोज की जाती थी कि इंग्लिश लैंग्वेज पे ही होगा या हिंदी लैंग्वेज पे होगा। लेकिन अब जो है 5वीं तक की पढ़ाई या तो रीजनल लैंग्वेज में होगी या तो मदर टंग में होगी। क्लियर है। इसके अलावा जो है नई शिक्षा नीति अब क्या हुई है, अभी तक जो शिक्षा नीति चलती थी वो 10+2 मतलब 12 साल की शिक्षा नीति चलती थी। लेकिन अब जो है नई शिक्षा नीति में, अब जो शिक्षा नीति आई है वो 15 साल की है। कैसे, 5+3+3+4 के फॉर्मेट में। इसमें क्या है, जो पहला 5 वर्ष है, पहला 5 वर्ष को ये फर्स्ट स्टेज है। इस फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन स्टेज। क्या बोलेंगे, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया। इसमें जो शुरुआती 3 साल होंगे बच्चे के, उस शुरुआती 3 साल में बच्चे को प्री प्राइमरी मतलब प्री प्राइमरी में रखा जाएगा। जो बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको रखा जाएगा प्री प्राइमरी में। ठीक है। इसके बाद जो 2 साल बचेंगे उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कक्षा 1 और कक्षा 2 मतलब क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। इसमें जोर किसमें दिया गया है, जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें जोर दिया गया है कि इस अवधि में बच्चों पे बस्ते का बोझा मतलब बैग का बोझा कम करना है, और बच्चों को खेल कूद के माध्यम से और कार्टून के माध्यम से और जितने भी मतलब अदर चीज़ें हैं उनके माध्यम से बच्चों को क्या करना है, हमें सिखाना है कोर्सेज को। मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि हमें सिर्फ रटंत विद्या, हमें किताबी विद्या नहीं करनी है, हमको उनको इनोवेशन के माध्यम से क्या करना है, पढ़ाई करवाना है, खेल कूद के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनको पढ़ाई करवाना है। तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी स्टेज 5 सालों की। इसके बाद कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक के 3 सालों की जो है ये हमारी सेकंड स्टेज है। इस सेकंड स्टेज में बच्चों का भविष्य तैयार किया जाएगा। मतलब सारे बच्चों को अब अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जैसे साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, इन सारे विषयों को, आर्ट है, इन सारे विषयों को क्या किया जाएगा, इन सारे विषयों को कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कक्षा जो तीसरी स्टेज है वो भी 3 साल की है। कौन सी, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक। इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में जब कक्षा 6 कंप्लीट कर लेगा व्यक्ति, कक्षा 6 कंप्लीट कर लेगा स्टूडेंट, उसके बाद वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप कर सकता है। जैसे जब कक्षा 6 पूरा हो गया तो छात्र क्या कर सकता है, बाहर जा करके किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी शॉप पे वो क्या कर सकता है, सीख सकता है कि कारपेंटरी क्या होती है, मशीनरी क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, कंक्रीटिंग कैसे होती है, बिल्डिंग कैसे बनती है। मतलब जितनी भी अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो सारी ये सारी चीज़ें वो इंटर्नशिप कर सकता है कहीं पर भी जा करके 10 दिनों की, 15 दिनों की, जिससे उसकी जो टेक्नोलॉजी वाली बेसिस, टेक्नोलॉजी जो क्षमता है टेक्नोलॉजी बेस्ड पे, वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है। और कक्षा 6 के बाद सरकार ने क्या बोला है कि क्लास 6 के बाद अब बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, बच्चों को अब कोडिंग भी सिखाई जाएगी। ठीक है। हम जानते हैं कि आजकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। ठीक है। सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो रटंत विद्या पे ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको कम है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो नॉलेज है वो तो और बहुत कम है। तो अब सरकार ने क्या बोला है कि क्लास 6 के बाद अब बच्चों को क्या सिखाई जाएगी, कोडिंग। मतलब कोडिंग लैंग्वेज, C++, ये सारी सारी भाषाएं क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे सिखाना चालू कर देंगे बच्चों को। जिससे क्या होंगे, बच्चों का फ्यूचर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन पे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है, वो लास्ट स्टेज कौन सी है आपकी, 4 साल की है। वो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की स्टेज है। क्लियर है। क्लास 9 से लेकर के क्लास 10 12 तक की जो हमारी स्टेज है, इसमें क्या होगा कि अब रटंत विद्या मतलब बोर्ड एग्जाम का जो हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश है। ठीक है। अब रटंत विद्या नहीं चलेगी, अब चलेगी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। इसमें होगा क्या कि आपको
इनोवेशन के क्षेत्र की चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाएँगी और आपका जो अभी एग्ज़ाम होता था बोर्ड का, इसको खत्म करने की कोशिश है। कैसे? कि अभी तक साल में 1 एग्ज़ाम होता था। मान लीजिए मार्च महीने में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो बच्चे क्या करते थे जनवरी और फरवरी में खूब पढ़ाई किए और अच्छे नंबर ले आए, 80% 90% नंबर ले आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होगा कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक, मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा सेमेस्टर बेस्ड, मतलब साल में आपकी 2 परीक्षाएँ कराई जाएँगी 6-6 महीने में, और इनका मूल्यांकन किया जाएगा। इन मूल्यांकन के आधार पर ही आपका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसको बनाया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा सरकार ने एक चीज़ और बोली है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड। क्या है? सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड 360, इसका भी सरकार ने नाम लिया है कि ये चीज़ क्या है नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें क्या होगा कि जो आपका बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, अभी तक रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था कि बच्चे के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के आगे मार्क्स लिखे होते थे, या एक दो आपके तरीके लिखे होते थे कि बच्चा इस सब्जेक्ट में क्या है कमजोर है, ये सब टीचर लिख देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपके सब्जेक्ट तो लिखा ही होगा, सब्जेक्ट के अलावा मार्क्स भी लिखे होंगे। उसमें क्या है, टीचर तो असिस्ट करेंगे ही बच्चों का रिजल्ट, बच्चों का मार्कशीट, उसके अलावा उसके अभिभावक भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिपोर्ट कार्ड है उसको बच्चा खुद भी असिस्ट करेगा। और इसके अलावा जो सबसे दिलचस्प बात है, जो रिपोर्ट कार्ड बच्चे का होगा वो उसके सहपाठी, मतलब उसके जो दोस्त हैं, वो भी उसका क्या कर लेंगे, असेसमेंट कर लेंगे। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, मतलब बच्चे के दोस्त कैसे करेंगे, लेकिन अभी सरकार ने ऐसा ही बोला। देखें आगे कैसा रिपोर्ट कार्ड आता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट ये थोड़ी दिलचस्प बात है कि ये ऐसा कैसे होगा। क्लियर है? तो उन्होंने, सरकार ने अपने नए जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उन्होंने ये बोला है। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के जो मानदंड मापदंड होंगे वो एक होंगे। फीस पर भी लगाम लगेगा आपका। अभी तक क्या था, प्राइवेट स्कूल अलग मनमानी फीस ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल या कॉलेज जो हैं अब फीस नहीं ले पाएंगे मनमानी। सरकार डिसाइड करेगी कि कितनी फीस कौन ले सकता है। ठीक है? फीस पर भी क्या हो लगेगा, आपका प्रतिबंध लगेगा। बोर्ड परीक्षा रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगी, ये तो हमने बात करी ली। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। ठीक है? संस्थान जो है ये ऑनलाइन कार्यक्रम भी चला सकते हैं और डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम भी चला सकते हैं कॉलेजेस। ठीक है? उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और विश्वविद्यालय और सारे जो विश्वविद्यालय हैं अब ये अलग अलग नहीं रहेंगे, ये सारे के सारे विश्वविद्यालय एक ही नाम से जाने जाएंगे। क्लियर है? अब ऐसा नहीं होगा डीम्ड अलग है, ये यूनिवर्सिटी अलग है, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें सरकार का जो मेनली फोकस हमें देखने को पता चला है, वो ये पता चला है कि सरकार जो है इनोवेशन पे और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करने वाली है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन है वो हमें सरकार क्या कर रही है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है, जबकि रटंत विद्या को कमजोर किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे रटंत विद्या का जो काम है उसको कम किया जाना है। तो नई शिक्षा नीति में सरकार के जो खास पॉइंट है उसमें क्या है, सरकार कह रही है कि हर छात्र की जो क्षमता है उसको क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है? जैसे अभी तक होता क्या था कि मान लीजिए 10 के बाद +2 में, मतलब 11th में जब बच्चा जाता था तो होता क्या था कि 11th में या तो वो साइंस स्ट्रीम ले लेता था, या तो आर्ट स्ट्रीम ले लेता था, या तो कॉमर्स स्ट्रीम ले लेता था। साइंस स्ट्रीम का बच्चा को अगर रुचि है आर्ट में, या मतलब कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में, या फिर संगीत में रुचि है या कला में रुचि है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो बंद गया, क्योंकि वो अब साइंस स्ट्रीम का हो गया। आर्ट का बच्चे को अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो साइंस स्ट्रीम में नहीं आ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, अगर साइंस का बच्चा है तो वो मेजर सब्जेक्ट में तो साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन माइनर सब्जेक्ट में वो जिसमें उसे रुचि हो, जैसे आर्ट में रुचि है, ह्यूमैनिटेरियन के सब्जेक्ट में रुचि है, सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में रुचि है, या संगीत में रुचि है, वो उसको भी क्या कर सकता है, उसको भी पढ़ सकता है। क्लियर है? अब वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा, वो भी सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? या फिर कॉमर्स का कोई बच्चा है वो आर्ट पढ़ना चाहता है, या आर्ट का कोई बच्चा है वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी चीज़ें पढ़ सकता है। तो सरकार का क्या है, मेन होगा कि छात्र की हर क्षमता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। छात्र के लिए कला और विज्ञान में कोई कठिनाई नहीं होगा और कोई अलगाव नहीं होता था। अभी तक क्या होता था, फिजिक्स का छात्र या साइंस स्ट्रीम का छात्र, आर्ट स्ट्रीम का छात्र बिल्कुल अलग अलग हो जाते थे। उनकी स्ट्रीम अलग, वो अलग। ठीक है? लेकिन अब ऐसा कोई अलगाव नहीं रहेगा। साइंस का छात्र आर्ट भी पढ़ सकता है, आर्ट का छात्र आपका साइंस भी पढ़ सकता है। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी क्या करना है, जागरूक करना है, क्योंकि जब शिक्षक जागरूक होंगे, अभिभावक जागरूक होंगे, तभी तो बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच पर बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्लियर है? नैतिकता संवैधानिक मूल पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगे। ठीक है? इसके अलावा जो सबसे मेन बात है वो क्या है कि सरकार जो है अभी तक 4.43% पैसा खर्च करती थी अपनी जीडीपी का। क्लियर है? राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला करके है ये। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला है कि अब हम शिक्षा पर 6% पैसा खर्चा करेंगे टोटल जीडीपी का, मतलब जो जितनी हमारी जीडीपी है उसका 6% हिस्सा जो है हम किस पे खर्चा करेंगे, शिक्षा पे खर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। 6% जब पैसा, जब ज़्यादा पैसा शिक्षा पे आएगा, शिक्षा जो कि मूलभूत आधार है हर व्यक्ति का, और किसी देश की उन्नति में शिक्षा का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर शिक्षा पे ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हमारी स्टार्ट होगी, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारी जो कंट्री है वो क्या होगी, हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी, हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो है वो प्रोग्रेस करेंगे और लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। ठीक है? तो ये सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है कि वो 6% पैसा उसमें लगाने वाली है। क्लियर है? तो ये सारी सारी बातें थी नई एजुकेशन पॉलिसी को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी, और अब आप देखिएगा कि ये कब से इम्प्लीमेंट हो जाती है। अभी इसको कानून बनना है, ये संसद में जाकर के ये बिल क्या होगा, पास होगा, उसके बाद ये कानून बनेगा, और उम्मीद है कि अगले सत्र मतलब 2021-22 से ये क्या हो जाएगा, ये लागू भी हो जाएगा। ठीक है? तो सारी की सारी बातें हमने आराम से डिस्कस करी, सारी की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आपका जय हिंद और धन्यवाद।